उत्तर प्रदेश की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मुना ने प्रदेश सरकार के बजट को किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी व मध्यम वर्ग विरोधी बताया है। उनका कहना है कि ये बजट दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन मोदी सरकार का यह सबसे निराशाजनक बजट है। विधानसभा सत्र में शनिवार, रविवार और महाशिवरात्रि के दिन मिलाकर 5-7 दिन होंगे, जिन्हें वे महंगाई, किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के सामने रखेंगे। मिश्रा ने बताया कि पिछले बजटों में तय राशि का 50% से अधिक खर्च नहीं हुआ और चालू वित्त वर्ष के कई प्रमुख योजनाओं में भारी कटौती हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट में राजस्व संग्रह में भारी गिरावट आई है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता किसानों, बेरोजगारों और मध्यम वर्ग का समर्थन करना चाहिए। देखिए, 19 से 20 तक के समय में 2 दिन तो, एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण और दूसरा दिन निधन पर सत्र नहीं होगा। उसके बाद सैटरडे, संडे, शिवरात्रि और आप देखें तो 5 से 7 दिन कुल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के 24 करोड़ की जनता के आए हुए बजट पर चर्चा होनी है। ये अपर्याप्त समय है। हम मांग करेंगे कि इस सत्र के समय को, अवधि को बढ़ाया जाए ताकि विस्तार से चर्चा हो सके। उसके अलावा SIR का विषय, जिस तरह से फॉर्म 7 पर आरोप लग रहे हैं, गलत तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिए। बेरोजगारी, लगातार भर्तियां की मांग हो रही, नहीं हो पा रही है। ये सारे विषय, महंगाई है, किसानों की खाद की समस्या, इन सब पर हम सरकार पर चर्चा कराने के लिए अपनी मांग को रखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में चुनावी संकल्प पत्र के बजाय माफी यात्रा निकालनी चाहिए। उनके अनुसार भाजपा नेताओं ने पिछले 5 सालों में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और सिखों को ईसाइयों के खिलाफ खड़ा करने का लगातार प्रयास किया है। गैर कानूनी घुसपैठ के नाम पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों ने बंगाल की सूरत बिगाड़ दी है, इसलिए उन्हें पूरे बंगाल में ऐसी यात्रा करनी चाहिए जिसमें जनता से माफी मांगी जाए। भारतीय जनता पार्टी को पूरे बंगाल में माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। संकल्प माफी मांगने का करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां के लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों से, सिखों को, ईसाइयों से लड़ा रहे हैं। घुसपैठिए के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। SIR के नाम पर BLO की संस्थागत हत्याएं हो जा रही हैं, आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर है। और इन सब का कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए पूरे बंगाल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की जो कोशिश कर रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तीखा प्रहार किया है। उदित राज ने कहा कि VD सावरकर ने कभी द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, जबकि कांग्रेस ने भारत को बनाया। उन्होंने ये भी स्मरण कराया कि स्वतंत्रता से पहले RSS और मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल समेत कई प्रांतों में गठबंधन सरकारें चलाई थीं और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की वकालत की थी। उदित राज ने संकेत दिया कि कांग्रेस ने ही विभिन्न समुदायों को जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन को सफल किया। नहीं, इन्होंने विभाजन किया है, अभी भी विभाजित है, जातियों के नाम पर विभाजित है। इनके वजह से भी विभाजन हुआ। एक तो 2 कारण मैं बता देता हूँ जो बड़ा स्पष्ट है। सावरकर ने 2 नेशन थियरी दी। दूसरा, RSS ने मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई और सिंध में बनाई, बंगाल में बनाई। मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की बात कही, इनके सहयोगी रहे। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो भारत इतना बड़ा बना दिया। अगर इनका राज आएगा तो भारत तो खंड खंड हो जाएगा। ये सब झूठ बोलते हैं। दूसरा कहते हैं सभी हिंदू हैं, तो UGC रूल का विरोध किसने किया भाई? क्या हिंदू नहीं थे या SC ST OBC? और SC ST OBC पर अत्याचार, आक्रमण कौन करता है? सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग करते हैं। तो अगर हिंदू हैं, इनके ऊपर क्यों आक्रमण करते? आरक्षण जब मिलता है, अधिकार जब मिलता है दलित को, पिछड़ों को, तो मुसलमान, ईसाई विरोध तो नहीं करते, यही लोग विरोध करते। तो वोट लेके हिंदू बनाते। सबसे ज्यादा तो यही लोग प्रताड़ित करते हैं SC ST OBC से। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा मुस्लिम आरक्षण संबंधी दिए गए बयानों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने निशाना साधा। चुग का आरोप है कि कांग्रेस, जमात-ए-इस्लामी और मुस्लिम लीग के सहयोग से प्रदेश की सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसे बयान देकर समाज को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे संविधान की मूल भावना कमजोर होती है। चुग ने कहा कि भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित
है जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, लेकिन कांग्रेस की नीतियां इन्हें प्रभावित कर रही हैं। तुच्छ वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस समाज को बांटने वाले बयान देकर संविधान के समान अधिकारों की मूल भावना को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही है। चंद वोटों के लिए गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, समाज में तमस व तनाव पैदा करने वाली व्यवस्थाएं पैदा करने की कोशिश हो रही है। भाजपा इसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगी। देश में आरक्षण केवल सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर तय होगा, जिसे संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में तय हुआ था। पर अब जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग का नया अवतार, मुस्लिम लीग व जमाते इस्लामी के साथ समझौता कर आगे बढ़ने वाली कांग्रेस और उसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान समाज को धर्म के आधार पर बांटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा का स्पष्ट मत है कि चंद वोटों के लिए गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं बनने दी जाएंगी। देश संविधान से चलेगा, ना कि जिहादी मानसिकता की सोच से। कांग्रेस का यह प्रयास देश के SC, ST, OBC को मिलने वाले आरक्षण, नौकरियां, अवसरों पर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी डाका है। भाजपा ये डाका नहीं पड़ने देगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अदालत के आदेश का सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव सशर्त जमानत के बावजूद फरार थे और अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर वारंट जारी किया था, कार्रवाई आवश्यक थी। नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के फैसले को राजनीति से न जोड़ते हुए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। राहुल गांधी जी सहित तमाम नेताओं से हमारी अपेक्षा यह है कि माननीय पप्पू यादव सांसद हैं, वो फरार थे, कुर्की जारी है, कुर्की उन पर आदेश निर्गत है, तो न्यायपालिका में जमानत याचिका दाखिल करेंगे ना, तो उसमें लिखिए कि नीट के मामले के चलते इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये तो न्यायपालिका क्या अवहेलना है भाई। न्यायपालिका ने जब आपको फरार घोषित किया, वारंट आप पर है, आप पर कुर्की जब्ती का वारंट है, कुर्की जब्ती जारी है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? ये तो न्यायपालिका की भावना का और उनकी पूरी प्रक्रिया का अपमान है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को देश के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क से भारत के हित सुरक्षित हुए हैं और ये भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों के लिए सुनहरा अवसर है। पर्याप्त तौर पर उच्च टैरिफ वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो गया है, जिससे भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी होंगी। राजीव रंजन ने माना कि ये समझौता निर्यातकों, किसानों और छोटे उद्योगों के लिए मददगार है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा। देखिए, इस ट्रेड डील से भारत का काफी लाभ हुआ है और व्यापारिक जगत की जो अनिश्चितताएं हैं उस पर विजय पाने का ये एक बड़ा अवसर भारत के पक्ष में है। हमारा अमेरिका के साथ जो कारोबार है, व्यापारिक साझेदारी लगभग 86 अरब डॉलर की पिछले वित्तीय वर्ष में रही है, जिसमें इस समझौते के हिसाब से 46 अरब डॉलर की जो सामग्रियां हैं वो शून्य टैरिफ उन पर होगा और बाकी लगभग 30,000 डॉलर की जो 30,000 अरब डॉलर की जो 30 अरब डॉलर की जो सामग्रियां हैं उन पर 18% का टैरिफ है। तो ये कुल मिलाकर के भारत के पक्ष में है और कई ऐसी वस्तुएं हैं जो न केवल निर्यातकों और आयातकों के लिए तो बड़ा एक अवसर है ही है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे आवश्यक जो सामग्री हैं उनकी वजह से भारतीय जो टैरिफ को लेकर के जो कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, चीन और ब्राज़ील वगैरह जैसे जो मुल्क हैं उनके मुकाबले हमारा टैरिफ कम होने की वजह से हम वहाँ प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहेंगे और हम बेहतर तरीके से अपने सामग्रियों को वहाँ बेच पाएंगे। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नया भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट
दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। सरावगी के अनुसार ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, जिससे भारत को अपने विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा, ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती को बढ़ाने का एक कदम भी है। ट्रंप सरकार के साथ इस समझौते में भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे निर्यातकों को तुरंत राहत मिली। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देता है। यह समझौता व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को मजबूत कर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत अमेरिका की रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती को नई ऊंचाई देने वाला कदम है। हम लोग वह स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी द्वारा जो समझौता किया गया, आपस के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। आपस के संबंधों के परस्पर सहयोग के कारण, और यह भारत के विकसित भारत को नई ऊंचाई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, उस विकसित भारत के निर्माण को भी नई ऊंचाई देने वाला यह जो है समझौता साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थानीय भारतीय समुदाय से कहा कि वहां मिलने वाला गर्मजोशी भरा स्वागत भारत मलेशिया की साझा संस्कृति की सुंदर विविधता को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका अभिनंदन किया। मोदी ने 800 से अधिक कलाकारों द्वारा दी गई भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति की भी प्रशंसा की और कहा कि इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल आसियान शिखर सम्मेलन में उनका वादा था कि वे जल्द ही मलेशिया आएंगे, और आज उनका वो वादा पूरा हुआ। मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया, और मैंने देखा है कि परंपराओं से हट करके एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने इन कुछ ही घंटों में बहुत बखूबी प्रस्तुत किया और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, वो हमेशा हमें से याद रहने वाली है। और इसके लिए मैं हृदय से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मित्रता क्या होती है, मित्रता की ऊंचाई और गहराई क्या होती है, ये मैं पूरी तरह अनुभव कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि कांग्रेस को ये समझ नहीं आया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील क्या है। उनका आरोप है कि कांग्रेस आत्मनिर्भरता और विश्वास की बातें करती रहती है, लेकिन ये नहीं समझती कि इस समझौते से भारतीय किसानों को निर्यात एवं आयात के नए अवसर कैसे मिलेंगे और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। शायना का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ट्रंप युग की इस व्यापार डील की मूल बातों को नहीं समझ रहा है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं समझ पाई है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील है क्या। वो विश्वासघात की बात करते हैं, वो ये भी नहीं समझे हैं कि भारत के किसान को कैसे अब मौका मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, एक सेल्फ सफिशिएंसी भारत के लिए, ये इम्पैक्ट जो रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाल ही हमने देखा था कि सिर्फ अमेरिका अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचते थे, अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेचेगा। और ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, शायद वो ये भी नहीं समझ पाए कि 11वां इकोनॉमी से चौथे पे हम पहुंचे और तीसरे की तरफ जा रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन दिस इज अ मैटर ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी। हम बार बार अपने परिप्रेक्ष्य में ऑयल को इंपोर्ट करते हैं जब हमें आवश्यकता है, और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रैक्टिसेस नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जताया है और दिखाया है। तो एक एक सेगमेंट हो, जहां गेहूं हो, चावल हो, डेयरी प्रोडक्ट्स, सभी को प्रोटेक्ट करके भारत के एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे, लेकिन ये विपक्ष को सुनना नहीं है। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान में वर्तमान हालात बहुत खराब, कमजोर और अस्थिर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार का मीडिया ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आदि समय समय पर बेतुके व राष्ट्रीय हित से हटकर बयान देता रहा है। खटाना ने कहा कि पाकिस्तान में यह प्रोपेगेंडा अपने प्रभाव और लाभ बढ़ाने की चाल है जो एंटी इस्लामिक, एंटी धार्मिक और समाज विरोधी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट की वजह से ऐसी असंवेदनशील और हास्यास्पद बयानबाजी हो रही है।
कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खस्ता है और वहाँ रिबेल है और भूखमरी है। उसको ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के जनरल ने पहले भी, जब ऑपरेशन संदूर के टाइम भी इस तरह का बेतुका बेबुनियाद गैर मजहबी बयान दिया था। इट्स प्योरली अन इस्लामिक। और क्या प्रॉफिट्स ने 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाने के लिए कहा था। इट्स एन एंटी इस्लामिक, एंटी रिलीजियस, एंटी एथिक्स। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।